आई होप कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 था, जैसे कि हम अपने किताब में देखे थे बुक एनसीईआरटी का मेरा प्रीवियस बुक था तो मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी। तो मैंने न्यू एनसीईआरटी देखी मैं, तो मुझे लगा कि ये एक्सरसाइज 1.2 नहीं है, एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इस पे। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 कर लिए हैं, तो जितना भी वीडियो हम अभी तक बनाए हैं वो एक्सरसाइज 1.1। हाँ, पिछले जो एनसीईआरटी बुक था ना उसमें एक्सरसाइज 1.2 ही था, मेरे पास वो बुक है। बट ये अभी जब हम न्यू एनसीईआरटी बुक देखे तो ये एक्सरसाइज 1.1 में ही ये सब क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग करते हैं। बोल रहा है 6 क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि भाज्य संख्या है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम लोग को पता है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या इसे कहते हैं जैसे कि मिनिमम 3 मान हो किसी का भी, जैसे यहाँ हम लोग 4 ले लिए, ये 4 है ना, ये 4 है, तो ये 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो ये हम लोग का क्या है 2 गुना 2 गुना 1। ये हम लोग को पता चल रहा है कि मिनिमम 3 मान है, 1 2 3। जैसे कि अब 3 ले लेंगे तो ये 3 का फैक्टर करेंगे, 3 एकम 3, ये तो 2 ही मान हुआ। तो भाज्य संख्या यही बतलाती है कि जिसका मिनिमम 3 मान हो, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, ये नहीं होता है कि मैक्सिमम कितना भी हो जाए उससे मैटर नहीं करता, मैटर यही करता है कि मिनिमम 3 मान होना चाहिए भाज्य संख्या का। तो ये भाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम लोग को ये चेक करना है कि भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है। तो चलिए हल करते हैं। हल 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये हो गया। तो इसमें कॉमन है 13, 7 गुना 11 और ये 13 का कॉमन नहीं है तो 1 होगा, इसमें लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस 13 ये हो गया। जैसे 11 और 13, तो 13 11 सते 77 और प्लस 13 कितना होगा 7 3 10 और 7 1 8 1 9, 13 गुना 90 ये हो गया। इसमें कितना ये पूछ रहा है कि भाज्य संख्या उसे ही कहेंगे जिसका मिनिमम अंक 3 हो। तो इसका हम लोग को देखना है कि मिनिमम अंक 3 होता है या नहीं। तो चलिए हम लोग 90 को फैक्टर में तोड़ेंगे तो बहुत आएगा, बट मिनिमम मान ही हम लोग को देखना है, मैक्सिमम मान तो बहुत हो सकता है। तो चलिए 45 दूना 90, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 13 गुना 45 गुना 2, 1 2 3 हम लोग का मिनिमम मान 3 आ गया ना। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में कि इतना का मान भाज्य संख्या है क्यों। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 ये है। तो हम लोग ये पता कर लिए कि ये भाज्य संख्या है। अब इसको पता करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो इसमें कॉमन कौन है, कॉमन है 5, तो 5 को बाहर निकालेंगे, इसको 7 गुना 6 5 एकम 5 1 और गुना 4 गुना 3 सब जितना है उतना ही लिख देंगे, और गुना 2 गुना 1 और 5 एकम 5, यहाँ 5 है तो प्लस यहाँ 5 एकम 5,
ये हो गया 1 प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए 7 छक 42, 4 3 12 दूना 24, तो 42 और 24, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8 है, 8 6 4 10 और 8 1 9 1 10, 1008 इतना आया। और ये प्लस 1 ये है, तो हम लोग का ये 3 मान निकल गया। तो 5 गुना 1009 ये हो गया ना, और ये 1009 प्लस 1 गुना 1। अब इसमें 1009 से 1 से तो होता ही है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को पता चल गया कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। देखिए जैसे ये कैलकुलेशन किए उसी प्रकार ये भी करके निकाल दिए, और ये भी भाज्य संख्या है। तो इस पे ये एक्सरसाइज 1.1 ही का क्वेश्चन था, और ये सब आप देख लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाएंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से समझेंगे और बनाएंगे भी। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रही है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे ये वृत्ताकार पथ है, ये एक किसी खेल का मैदान है और वृत्ताकार पथ इस में है, तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब ये वृत्ताकार पथ का मैदान जो है, यह सोनिया को 18 मिनट लगती है चक्कर काटने में, यहाँ पे 18 मिनट लगती है। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में, यही मैदान का चक्कर भी एक और बच्चा लगा रहा है। कौन है? रवि। रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को लग रहा है 18 मिनट, यहाँ पे देखिए 18 मिनट, और रवि को लग रहा है 12 मिनट। तो यहाँ पे रवि का हो जाएगा, ये सोनिया हो गई और ये रवि। कितना है? 12 मिनट। अब क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? जाहिर सी बात है, एक ही मैदान है और एक ही मैदान में दोनों चल रहे हैं, तो ये तो कंफर्म है कि एक बार अट्रैक्शन होगा ही दोनों का, रवि और सोनिया का। तो अट्रैक्शन में या फिर यहाँ कहीं पर भी तो जरूर मिलेंगे, एक बार तो जरूर ही मिलेंगे। तो वही पूछ रहा है कि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब ये 18 मिनट चले और ये 12 मिनट चले, तो कितने समय बाद दोनों कब कब मिलेंगे, यही हम लोग का क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं हल। हल जैसे कि 18 का फैक्टर करेंगे, 2 2 9 18, 3 तिहाई 9, 2 9 18, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, ये हो गया। अब इसमें सोनिया का ये 18 मिनट था और रवि का कितना है? 12 मिनट। इसका भी फैक्टर करते हैं, तो 12 का फैक्टर 2 6, 2 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ये हो गया। अब हम लोग को यहां से क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही समय पर प्रारंभ एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम लोग का ये 18 और 12 का देखते हैं कॉमन किसमें क्या होता है। तो ये 18 का कितना है? 2 गुना 3, 3 गुना 3, ये एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। 12 का कितना है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये हो गया ना। अब इसमें देखिए तो कॉमन कौन है?
कॉमन है कौन, ये दो कॉमन है, ये दोनों में दो कॉमन है, और ये 3 कॉमन है, ये कॉमन निकल गया। तो इसमें समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये पूछ रहा है। तो हम लोग को ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में नहीं पूछ रहा है कि हम लोग का कितना मैक्सिमम या कॉमन मान कितना होगा, ये नहीं पूछ रहा है। तो इसका एलसीएम हम लोग सिर्फ करेंगे। एलसीएम बराबर कॉमन है 2 और 3, 2 और 3 को कॉमन ले लिए, अब जितना संख्या बचेगा उसका गुना कर देंगे। तो 3 गुना 2, ये हो गया 3 गुना 2, तो कितना आया, 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36, 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36, यानी कि ये 36 मिनट एक कितने समय बाद पुनः वे मिलेंगे, 36 मिनट बाद ये मिलते रहेंगे। तो यही हम लोग का आंसर है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि क्या √5 सच में अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो हम लोग को पहले गलत प्रूफ करना है, गलत को लेना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग को गलत लेंगे, इसका विपरीत लेंगे। जैसे कि हल करते हैं, देखिए हल, तो हल में लेंगे कि इसे कल्पना करेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग को अपरिमेय दिया हुआ है, बट कैसे है इसका सिद्ध करेंगे। तो हम लोग इसका जस्ट उल्टा करके देखते हैं। कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हो गया। कल्पना किए हम लोग कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्वेश्चन में हम लोग को अपरिमेय दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग किसको कहते हैं, p/q के रूप में हो, और जहां q नॉट इक्वल 0 यानी q 0 के बराबर नहीं हो, और तो और p और q पूर्णांक भी हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे, कल्पना किए कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो कैसे, तो √5 इज इक्वल टू p/q, ये हुआ ना। p/q के जब कहे हैं कि परिमेय संख्या है, तो हम करके भी तो देखेंगे कि हाँ p/q का फॉर्म ये होता है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके आगे क्या होता है p/q का मान, तो q नॉट इक्वल 0, q नॉट इक्वल 0। फिर उसके बाद क्या होता है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, तो p नॉट इक्वल 0, जहां p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ये हो गया। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि जहां p और q, यहाँ पे p और q सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि p और q का मान हमेशा उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब कॉमन होना चाहिए। तो हम लोग का p और q का मान कॉमन तभी होगा जब दोनों का HCF एक ही हो, यानी एक हो। तो p और q का मान कितना होगा, 1। यही सह अभाज्य कहने का मतलब है कि p और q सह अभाज्य संख्या तब होगा जब हम लोग का p और q का मान 1 हो। तो जैसे देखते हैं p और q, तो यहाँ पे 2/3 करते हैं। तो हम लोग फैक्टर सीखे थे, तो p और q का मान 1 कैसे होगा, तो p का फैक्टर करेंगे 2 से 1, 3 का फैक्टर करेंगे 3 से 1, तो हम लोग को आया ना 2 एकम और 3 एकम। ये फैक्टर हम लोग को कितना आया, p और q का मान
इसको p माने और इसको q माने, तो फैक्टर हम लोग का आया 1। तो हम लोग को पता चल गया कि सह अभाज्य संख्या p और q का मान 1 को कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ। अब इसके आगे देखिए, ये हो गया। जैसे कि ये जैसे कि 5 है तो 4 है तो 4/2, तो पहले इसको काट कर देखेंगे तो 1 2 दूना 4 1, तो 2 1 से तो 2 1 कम 2 हुआ ना, तो ये p और q का मान सह अभाज्य संख्या है। ये भी है, हम लोग को यही देखना है कि p और q का मान सह अभाज्य संख्या वही होगा जो p और q का मान 1 होगा। तो आइए देखते हैं, ये p तो ये √5 है और p/q है, तो √5 तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो बराबर √5 बराबर p/q। चलिए नीचे कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे, ये 1 हो गया। तो इसको गुना करते हैं तो p बराबर p और इसको गुना करेंगे तो √5q, ये हुआ ना, √5q। तो ये हम लोग का इतना समझ में आ रही है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए, अब ये हम लोग को सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ हम लोग को यही देखा है कि सह अभाज्य संख्या 1 आना चाहिए, और नहीं आएगा तो हम लोग का आंसर हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। तो चलिए हम लोग करते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इसमें और इसमें वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर कितना आता है, तो बराबर p, तो p का स्क्वायर वर्ग और √5 का स्क्वायर, ये हो गया। तो इतना आया। तो अब इसको देखेंगे जब ये p इधर है तो ऐसे भी हो सकता है ना, p²/5, ये 5 इधर आएगा तो हम लोग देखेंगे कि p से विभाजित हो रहा है 5, है ना, p² से 5 विभाजित हो रहा है, 5 से भाग लग रही है p² की, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे p² है तो p गुना p भी कर सकते हैं ऐसे। तो जब p² की भाग p से हो रही है तो 5 से हो रही है तो p की भाग भी 5 से होगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये समीकरण हम लोग का 2 हुआ 1, ये समीकरण 1। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पे p², तो p² का मान p², ये हो गया। और p इसको √5 और √5 को और √5q और √5q को गुना करेंगे तो ये 5×5 25, ये हो गया ना, और q², ये q गुना q² तो इसको 5, इसको 5 हटाएंगे तो 5q² आ गया हम लोग का, ये 5q², ये हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे हम लोग को इतना आ गया, तो p, तो इसके ये जो है ना विपरीत, यहाँ पे ये विपरीत लिखे थे तो इसमें 5q² आया, तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। तो जैसे कि हम लोग p² इधर आएगा, ये तो ये 5 से विभाजित होगा, तो ये p² 5 से भी विभाजित होगा, और जैसे 5 में भाग देते हैं ना हम लोग, तो वही प्रकार है कि ये 5 से भाग दिए तो p² में विभाजित होगा, 5 इससे विभाजित होगा, और p गुना p इसी प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये p² भी विभाजित होगा 5 से और p भी इक्वल 5 से विभाजित होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, ये समीकरण फर्स्ट बना, तो यहाँ पे p² 5 से विभाजित है, यहाँ पे p² 5 से विभाजित है और p
और 5 से विभाजित है, और यहाँ पर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है और पी भी 5 से विभाजित है, मतलब पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और पी भी 5 से विभाजित है। तो अब देखते हैं पी बराबर कितना रखेंगे, 5m रखने पे, यहाँ पे 5 है ना हम लोग का, तो यहाँ पे m रखने पे p बराबर 5m रखने पर, p बराबर 5m रखने पर यहाँ √5 था तो √5m रख लिए, √3 रहेगा तो आप 3m रख सकते हैं, √2 रहेगा तो 2m रख सकते हैं, और मतलब जितना भी अंक जैसे रहे वैसे आप रख सकते हैं। बाकी सब में वही ऐसे ऐसे करके सिर्फ ये अंक बदलना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे p बराबर हम लोग कितना माने, 5m रखने पे, तो इसको करते हैं p का मान कितना था यहाँ पे p स्क्वायर, तो 5m स्क्वायर बराबर 5q, इसका समीकरण फर्स्ट में क्या था, हम लोग को p का मान ये 5m था, तो हम लोग को p स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 5m स्क्वायर ये हो गया, इसका मान पुट कर दिए, तो इसमें अब देखते हैं जितना है उतना लिख देंगे, ये हो गया। अब इसको करेंगे तो 5m का स्क्वायर यानी 5 5 25, ये 25m स्क्वायर हो गया बराबर 5q स्क्वायर, ये तो q स्क्वायर का है ना, तो 5 5 से 25 यानी 5m स्क्वायर ये हो गया, और इधर बचा q स्क्वायर ये होगा, तो 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब इधर इसको ये गुना में है और इधर बटा में लाएंगे तो ऐसे बनेगा ना, देखिए इधर 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर ये है, तो इसको बटा में लाएंगे तो ये ऐसे होगा m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5, ये ऐसे होगा m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5, ये बटा में आया। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये भी इसको q को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये 5 से q को विभाजित किया, ये भाग दिया, ये q विभाजित कर रहा है 5 को, और q स्क्वायर भी विभाजित कर रहा है, और q इक्वली q भी विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 5m स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है, तो m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5 ये हो गया। तो ये हम लोग का यही हम लोग का समीकरण 2 हो गया, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, समीकरण 2 हम लोग का यही सिद्ध हो गया, समीकरण 2। तो यहाँ पर जैसे पिछले यहाँ पे किए थे p स्क्वायर यहाँ पे आया था ना, तो यहाँ पे यहाँ पे q आ गया, q स्क्वायर बटे 5 आ गया, तो यहाँ पर q स्क्वायर 5 से विभाजित है और p भी 5 से q भी 5 से विभाजित है, ये हुआ ना, यहाँ पर q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है। तो हम लोग को ये समझ में आया कि हम लोग ऊपर पढ़े थे कि p और q का सह अभाज्य संख्या कॉमन यानी उभयनिष्ठ वही है जो कॉमन मान निकल कर आया है 1। तो हम लोग का उभयनिष्ठ बिंदु क्या आया, 5 आया, समीकरण फर्स्ट में भी 5 आया और समीकरण 2 में भी 5 ही आया। p स्क्वायर पर भी यहाँ पे p बाई क्यू, ये हम लोग को यही ना है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या p का मान भी 5 आया और q का मान भी 5 आया, जो कि हम लोग को देखना था कि सह अभाज्य संख्या में HCF
HCF का मान P/Q का 1 आता है कि नहीं। तो हम लोग दोनों में देखिए, ऊपर भी देखिए और नीचे भी देखिए, दोनों में विभाजित हो रही है 5 से। तो हम लोग को HCF में 5 नहीं दिख रहा है, दोनों कॉमन है, 5 1 नहीं दिख रहा है, दोनों उभयनिष्ठ बिंदु है 5। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि परिवेश संख्या P/Q में √5 का HCF 1 नहीं आया, यहाँ पे HCF नॉट इक्वल 0, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को यही मान निकला ना कि परिमेय संख्या P/Q में √5 HCF नॉट इक्वल 1, मतलब हम लोग का HCF का मान 1 नहीं आया, तो हम लोग को पता चल गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को ये सब समझ में आएगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में है, आप लोग बढ़िया से समझिएगा, तो ध्यान से देखिए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और होप करती हूँ कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा भी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप √3 और √5, √3, √2 और √7 जो भी मान लेकर आप लोग रिवाइज करते रहिएगा इसी प्रकार, इसी मेथड से। ये बेसिक मेथड है, आप लोग को भूलना नहीं चाहिए। थैंक यू।